नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार कलोरिया गुरुजी एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। पिछला जो वीडियो हमने देखा था रक्त के बारे में मैंने रक्त का सामान्य अध्ययन, सामान्य परिचय के बारे में चर्चा कर ली थी। फिर हमने प्लाज्मा के बारे में चर्चा कर ली थी और रक्त में जो रुधिर कणिकाएँ थे उसका भी कुछ पार्ट हमने पढ़ लिया था। मतलब कि जो आरबीसी थी, आरबीसी के बारे में मैंने कुछ चर्चा कर ली थी। मैं आरबीसी के बारे में और भी बहुत चर्चा करने वाला हूँ, ध्यान देना। आरबीसी में मैंने उत्पत्ति, संख्या और जीवन काल के बारे में चर्चा कर ली थी। मैंने आपको एक बात बताई थी कि आरबीसी का जो जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है। आरबीसी का जो जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है। और ये किस में होता है? मानव में होता है। किस में होता है? मानव में होता है। जैसे मैंने आपको और भी बात बताई थी कि 120 दिन का जो जीवन काल होता है वो मानव में होता है और बच्चों में जो होता है वो 100 दिन का होता है। मेंढक में आरबीसी का जीवन काल भी 100 दिन का होता है और खरगोश में आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है? विशाल 80 दिन का होता है। अब मैं बात करूंगा केवल और केवल अपन मनुष्य के बारे में चर्चा करते हैं कि मनुष्य में जो आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है, उसके बाद की क्या प्रोसेज होती है। मानव में जो 120 दिन का आरबीसी का जो जीवन काल होता है, 120 दिन बाद में आरबीसी क्या होती है भाई? नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। 120 दिन बाद में आरबीसी मानव शरीर में नष्ट हो जाती है और मानव शरीर में आरबीसी के नष्ट होने के पश्चात ये दोबारा बढ़ती है। मतलब कि आरबीसी नष्ट हो गई और नष्ट होने के पश्चात ये जब दोबारा बढ़ती है तो दोबारा बनने में जो लगा समय होता है, जब आरबीसी संपूर्ण तरीके से नष्ट होकर और पूर्ण तरीके से, संपूर्ण तरीके से दोबारा निर्माण की जो प्रक्रिया में जो लगा समय होता है वो कितने घंटे का होता है भाई साहब? 72 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है? 72 घंटे का होता है। अब 72 घंटे का जो समय होता है, इसको दिनों के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो कह सकता हूँ कि कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। आरबीसी नष्ट होने के पश्चात संपूर्ण निर्माण की प्रक्रिया में लगा समय 72 घंटे। दिनों के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि कितने दिन है? 3 दिन। आरबीसी नष्ट होने के पश्चात दोबारा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आरबीसी निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन कहते हैं भाई साहब इरिथ्रोपोइसिस। क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोइसिस की प्रक्रिया कहा जाता है। वो बात होती है सर, आरबीसी जो होती है, आरबीसी जो होती है, हमारी जो रक्त कणिकाएं जो होती है, रुधिर कणिकाएं होती है, इसमें 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है केंद्रक और एक होता है हीमोग्लोबिन वर्णक। हीमोग्लोबिन वर्णक एक होता है केंद्रक, एक होता है हीमोग्लोबिन वर्णक। अब बात ये होती है इन दोनों के आपस में कभी नहीं बनती। केंद्रक और हीमोग्लोबिन वर्णक के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो इन दोनों के आपस में कभी भी नहीं बनते हैं। जिस रुधिर कणिका में, जिस प्रकार की जो रुधिर कणिकाएं होती हैं, जिस रुधिर कणिका में अगर केंद्रक उपस्थित होता है तो उसमें HB वर्णक अनुपस्थित रहेगा। जिसमें केंद्रक उपस्थित रहेगा उसमें HB वर्णक अनुपस्थित रहेगा और जिसमें HB वर्णक उपस्थित रहेगा उसमें केंद्रक क्या रहेगा? अनुपस्थित रहेगा। बात करूंगा मैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि आरबीसी में HB वर्णक उपस्थित होता है। आरबीसी में HB वर्णक जो होता है वो क्या होता है भाई साहब? उपस्थित होता है। तो सिंपल सी बात है कि केंद्रक अनुपस्थित रहेगा। लेकिन अपवाद स्वरूप, अपवाद तो हर चीज में होता है। आरबीसी के मैं अपवाद के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि अपवाद स्वरूप जो आरबीसी होती है, आरबीसी यानी कि 2 प्रकार के जानवर ऐसे होते हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक भी उपस्थित होता है और HB वर्णक भी उपस्थित होता है। HB वर्णक और केंद्रक दोनों की उपस्थिति होने वाले 2 प्रकार के जानवर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ऊंट और एक होता है लामा। ये 2 प्रकार के जो जानवर होते हैं, इन दोनों जानवरों में, ऊंट और लामा दोनों जानवरों में केंद्रक भी उपस्थित होता है और HB वर्णक भी उपस्थित होता है। बात यह है कि सर ये तो होता ही नहीं है। सिंपल सी बात है, होता कौन सा है? HB वर्णक। HB वर्णक का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? हीमोग्लोबिन वर्णक। बात होती है कि सर HB वर्णक की उपस्थिति के कारण, HB जो वर्णक होता है, HB वर्णक की उपस्थिति के कारण
आरबीसी का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। वैसे सामान्य रूप से अगर अपन चर्चा करें तो कह सकते हैं कि वैसे सभी प्रकार की जो रक्त कणिकाएं, जो रुधिर कणिकाएं जो होती है सारी की सारी ये श्वेत होती है, रंगहीन होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई रंग नहीं होता है। लेकिन बात ये होती है कि अगर आरबीसी में एचबी वर्णक उपस्थित हो गया, आरबीसी में एचबी वर्णक उपस्थित होता है तो एचबी वर्णक की उपस्थिति के कारण जो आरबीसी का जो रंग होता है वो कैसा हो गया भाई साहब? लाल हो गया। लेकिन हमें कोई ये पूछे कि स्वयं एचबी वर्णक का रंग कैसा होता है? स्वयं एचबी वर्णक के रंग के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि एचबी वर्णक स्वयं का जो रंग होता है वो कैसा होता है भाई साहब? बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है। अब जो एचबी वर्णक होता है, इस एचबी वर्णक को श्वसन वर्णक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? श्वसन वर्णक के नाम से भी जाना जाता है। बात तो होती है सर श्वसन वर्णक के नाम से क्यों जाना जाता है? श्वसन वर्णक के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि जो एचबी जो वर्णक होता है, इस एचबी वर्णक में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है ये पर्याप्त मात्रा होती है। ऑक्सीजन जो होती है इसमें पर्याप्त मात्रा में होती है। ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में होने के कारण इस एचबी वर्णक को अपन और किस नाम से जान सकते हैं? श्वसन वर्णक के नाम से जाना जाता है। अब बात ये होती है कि जैसे मान लो मैंने कहा कि एचबी जो वर्णक होता है इसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होती है और ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में होने के कारण अपन इसे श्वसन वर्णक के नाम से भी जान सकते हैं। तो बात ये होती है कि सर मैंने आपको एक बात बताई है कि आरबीसी में एचबी वर्णक उपस्थित रहेगा और जहाँ जहाँ आरबीसी जाएगी वहाँ वहाँ एचबी वर्णक भी जाएगा। जहाँ जहाँ आरबीसी जाएगा अगर उसमें एचबी वर्णक उपस्थित है तो एचबी वर्णक भी जाएगा और एचबी वर्णक जाएगा तो एचबी वर्णक में जो चीज़ उपस्थित है वो भी उसके साथ साथ जाएगी। यानी कि मैं सीधे स्पष्ट शब्दों में ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आरबीसी जहाँ जहाँ जाएगी उसमें एचबी वर्णक जाएगा और एचबी वर्णक में ऑक्सीजन है। जहाँ जहाँ आरबीसी जाएगी वहाँ एचबी वर्णक और एचबी वर्णक के साथ साथ ऑक्सीजन भी जाएगी। अब बात आ गई कहाँ कि अगर हमें कोई ये पूछे कि सर आरबीसी का कार्य क्या होता है? आरबीसी का कार्य क्या होता है? आरबीसी में अगर एचबी वर्णक उपस्थित है तो उसमें ऑक्सीजन जाएगी। अतः मैं कह सकता हूं कि आरबीसी शरीर के प्रत्येक अंग में ऑक्सीजन परिवहन का जो कार्य करती है वो कौन करती है भाई साहब? आरबीसी करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? एचबी वर्णक, और एचबी वर्णक जाएगा उसके साथ साथ क्या जाएगी? ऑक्सीजन भी जाएगी। अब मैं बात करूंगा आरबीसी जो होती है, अपन जिस पृथ्वी धरातल पर रह रहे हैं जैसे आरबीसी के बारे में अगर मैं और भी चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि मान लो अपन जिस पृथ्वी धरातल पर रह रहे हैं, ये पृथ्वी धरातल है, इस पृथ्वी धरातल से अगर मैं 4200 मीटर ऊंचाई पर जा रहा हूं, ये जो पृथ्वी धरातल है अपन जिस पृथ्वी धरातल पर रह रहे हैं उससे अगर मैं 4200 मीटर ऊंचाई पर जा रहा हूं तो संपूर्ण जो आरबीसी होती है उस आरबीसी की 30% जो आरबीसी होती है, संपूर्ण आरबीसी की 30% जो आरबीसी होती है उस आरबीसी में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। कब होती है? जब अपन पृथ्वी धरातल से 4200 मीटर ऊंचाई पर जाते हैं। 4200 मीटर ऊंचाई पर जाने से संपूर्ण जो आरबीसी होती है उसमें कितने % की वृद्धि हो जाती है? 30% की वृद्धि हो जाती है। अब मैं बात करूंगा कि जब अपन रात्रि को सोते हैं, जब अपन रात्रि को सोते हैं तो सोते समय 5% आरबीसी क्या हो जाती है वैसे कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अब और भी काफ़ी प्रकार की अपन चर्चा करें तो कह सकता हूँ कि सर सबसे छोटी आरबीसी कौन सी होती है, सबसे बड़ी आरबीसी कौन सी होती है? सबसे छोटी आरबीसी के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो कह सकता हूँ कि सबसे छोटी जो आरबीसी होती है वो होती है कस्तूरी मृग की आँख। कस्तूरी मृग की आँख सबसे छोटी जो आरबीसी होती है वो कौन सी होती है? कस्तूरी मृग की आंख होती है। और सबसे बड़े आरबीसी के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो कह सकता हूँ कि सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है वो किस में पाई जाती है? हाथी में पाई जाती है। किस में पाई जाती है वैसे आप? हाथी में पाई जाती है। ये इसकी आरबीसी के बारे में चर्चा की है। आरबीसी पृथ्वी धरातल से 4200 मीटर ऊंचाई जाने पर मतलब कि आरबीसी की 30% आरबीसी वृद्धि होती है। अगर अपन रात्रि को सोते हैं तो सोते समय 5% आरबीसी की कमी हो जाती है। सबसे छोटी आरबीसी के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो कह सकता हूँ कि कस्तूरी मृग की आंख में पाई जाती है। और सबसे बड़ी आरबीसी के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो कह सकता हूँ कि सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है किस में होती है? हाथी में होती है। वो बात होती है सर आरबीसी की कमी और वृद्धि के कारण हमारे शरीर में रोग होता है। आरबीसी की कमी के कारण भी हमारे शरीर में रोग हो सकता है और आरबीसी की वृद्धि के कारण भी हमारे शरीर में रोग हो सकता है। आरबीसी की कमी और वृद्धि के बारे में जैसे मैं चर्चा करूँ तो कह सकता हूँ
आरबीसी की कमी से, आरबीसी की कमी से जो होने वाला जो रोग होता है, आरबीसी की कमी से जो होने वाला जो रोग होता है वो कौन सा होता है? एनीमिया नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है भाई साहब? एनीमिया नामक रोग होता है। तथा आरबीसी की वृद्धि के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो कह सकता हूँ कि आरबीसी की वृद्धि जो होती है, आरबीसी की वृद्धि के कारण जो होने वाला जो रोग होता है वो होता है पॉलीसाइथेमिया नामक रोग। पॉलीसाइथेमिया नामक रोग होता है। आरबीसी की कमी के कारण होने वाला रोग एनीमिया नामक रोग, और आरबीसी की वृद्धि के कारण होने वाला जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है? पॉलीसाइथेमिया नामक रोग होता है। बात ये होती है सर, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी के कब्रिस्तान के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि आरबीसी का कब्रिस्तान जहां पर आरबीसी की उत्पत्ति होती है, आरबीसी की उत्पत्ति होती है उसे ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। जैसे आरबीसी की जो उत्पत्ति होती है वो कहां पर होती है? यकृत में होती है। यानी बाल्यावस्था में आरबीसी की उत्पत्ति कहां पर होती है? यकृत में होती है। यकृत या प्लीहा में होती है। तो आरबीसी का ब्लड बैंक या आरबीसी का कब्रिस्तान के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि किसे कहा जाता है? यकृत, तिल्ली या प्लीहा को आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है और आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये इसकी सामान्य रूप से हमने इसके रोगों के बारे में चर्चा की है, आरबीसी की संख्या के बारे में चर्चा की है, छोटी बड़ी आरबीसी के बारे में चर्चा की। और एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि आरबीसी की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। आरबीसी की संरचना के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो कह सकता हूँ कि आरबीसी की जो संरचना होती है वो उभयतल आकार की होती है। उभयतल आकार की इसकी संरचना होती है। आरबीसी की संरचना के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो उभयतल आकार की होती है, मतलब कि बीच से धसी हुई होती है और साइडों में थोड़ी थोड़ी किनारों से ये उभरी हुई होती है। ये आरबीसी यहाँ पर समाप्त होती है। अब बात करूंगा मैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। किसके बारे में? डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम जो होता है श्वेत रक्त कणिकाएं। तो डब्ल्यूबीसी को अपन और किस नाम से जानते हैं भैया? ल्यूकोसाइट के नाम से। किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट के नाम से। ये तो हुआ सामान्य बात। मैं बात करूंगा आरबीसी की संख्या के बारे में। सबसे पहले आरबीसी की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करते हैं। सॉरी, डब्ल्यूबीसी की उत्पत्ति के बारे में। डब्ल्यूबीसी की उत्पत्ति के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो मैंने आपको एक ही बात बताई थी कि डब्ल्यूबीसी या आरबीसी हो या प्लेटलेट्स हो, वयस्क अवस्था में तो इनकी तीनों की जो उत्पत्ति होती है वो समान स्थान से होती है, एक ही स्थान से होती है। लेकिन इनकी बाल्यावस्था में इन सभी की जो उत्पत्ति होती है वो अलग अलग स्थानों से होती है। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि डब्ल्यूबीसी की बाल्यावस्था में जो उत्पत्ति होती है, बाल्यावस्था में जो डब्ल्यूबीसी की जो उत्पत्ति होती है वो थाइमस ग्रंथि के माध्यम से होती है। कहाँ से होती है? थाइमस ग्रंथि के माध्यम से। थाइमस जो ग्लैंड होती है हमारे गले में पाई जाती है, उस थाइमस ग्रंथि के माध्यम से हमारे यहाँ वक्ष स्थल पर पाई जाती है। सॉरी, थाइमस जो ग्रंथि होती है, इस थाइमस ग्रंथि के माध्यम से हमारे शरीर में किसकी उत्पत्ति होती है वैसे? डब्ल्यूबीसी की उत्पत्ति होती है। कब होती है? बाल्य अवस्था के बारे में। अगर वयस्क अवस्था के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो कह सकता हूँ कि वयस्क अवस्था में तो जो इसकी उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है? लाल अस्थि मज्जा से ही होती है। कहाँ से होती है भाई साहब? लाल अस्थि मज्जा से ही होती है। मैं बात करूँगा डब्ल्यूबीसी की संख्या के बारे में। डब्ल्यूबीसी की संख्या के बारे में चर्चा करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? डब्ल्यूबीसी की संख्या के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो कह सकता हूँ कि डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो 6000 से लेकर 8000 प्रति mm³ रक्त में होती है। डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो 6000 से लेकर 8000 प्रति mm³ रक्त में होती है। डब्ल्यूबीसी के जीवन काल के बारे में अगर मैं चर्चा करूं कि डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? डब्ल्यूबीसी के जीवन काल के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो 1 से लेकर 4 दिन का होता है। कितना होता है? 1 से लेकर
4 दिन का होता है। ये केवल और केवल 1 से लेकर 4 दिन का होता है और इसकी जो संख्या होती है वो 6000 से लेकर 8000 प्रति mm³ रक्त में इसकी संख्या होती है। अब बात रही WBC में क्या क्या उपस्थित होते हैं, कमी से कौन सा रोग होता है, वृद्धि से कौन सा रोग होता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी का निर्माण करने का जो कार्य, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने का कार्य है, या एंटीबॉडी का निर्माण का जो कार्य करने वाली जो भी रक्त कणिकाएं जो होती है वो कौन सी होती है भाई साहब, WBC। कौन सी होती है, WBC। यानी कि रोगों से लड़ने का जो कार्य करती है वो कौन सी कणिकाएं करती है, WBC। तो बात ये होती है कि ये रोगों से लड़ने के कारण इससे सैनिक कणिकाओं का दर्जा भी दिया जाता है। किसका दर्जा दिया जाता है, सैनिक कणिकाओं का दर्जा भी इसे दिया जाता है। अगर हमें पूछ लिया जाए कि पुलिसमैन या सैनिक कणिकाएं किसे कहा जाता है तो अपन कह सकते हैं भाई साहब किसे कहेंगे, WBC को कहा जाता है। बात होती है, मैंने आपको एक बात बताई थी, चलो पहले अपन ये देखते हैं कि सर कमी से और वृद्धि से कौन कौन से रोग होते हैं। WBC की कमी या वृद्धि के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि WBC की कमी से होने वाले रोग, WBC की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो कौन सा होता है, ल्यूकोपीना नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है, ल्यूकोपीना नामक रोग होता है। और WBC की वृद्धि के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि WBC की वृद्धि के कारण जो होने वाला जो रोग होता है वो कौन सा होता है, ल्यूकोमिया नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है, ल्यूकोमिया नामक रोग हो जाता है। कमी से होने वाला रोग ल्यूकोपीना नामक रोग, और वृद्धि से होने वाला जो रोग होता है वो कौन सा होता है, ल्यूकोमिया नामक रोग हो जाता है। बात होती है सर WBC की कमी कौन कौन से रोगों में होती है, WBC की जो कमी होती है वो कौन कौन से रोगों में होती है। WBC की कमी जो होती है ये 2 प्रकार की जो बुखार होती है, एक होती है टाइफाइड और एक होती है मलेरिया। मलेरिया और टाइफाइड के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि मलेरिया और टाइफाइड जो 2 प्रकार की जो बुखार होती है उन दोनों में WBC की क्या होती है, कमी होती है। और WBC की वृद्धि के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि WBC की जो वृद्धि होती है, ब्लड कैंसर का नाम सुना होगा आपने, ब्लड कैंसर या दाद, खाज, खुजली, इन सभी प्रकार के जो रोग होते हैं उनमें WBC की वृद्धि हो जाती है। अब ध्यान देना, WBC की कमी ल्यूकोपीना नामक रोग होता है। WBC की कमी 2 प्रकार की बुखार होती है, एक होती है टाइफाइड और एक होती है मलेरिया। इन दोनों बुखारों में किसकी कमी होती है, WBC की कमी। अगर हमें ये पूछ लिया जाए कि टाइफाइड एक प्रकार की बीमारी है, ऑप्शन में अगर हमें ल्यूकोपीना मिला तो अपन क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि WBC की कमी से होने वाले रोग को ल्यूकोपीना कहते हैं। और WBC की जो कमी होती है वो कौन से रोगों में होती है, टाइफाइड या मलेरिया में। इसी प्रकार से वृद्धि के बारे में मैं चर्चा करूं वृद्धि के बारे में मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि WBC की वृद्धि से होने वाला जो रोग होता है वो ल्यूकोमिया नामक रोग होता है। और WBC की वृद्धि जो होती है, ब्लड कैंसर नामक जो बीमारी होती है, ब्लड कैंसर में WBC की वृद्धि होती है। और भी जैसे हमारे शरीर में जो त्वचा से संबंधित जो भी रोग होते हैं, यानी दाद, खांस, खुजली, फोड़ा, फुंसी वगैरह जो रोग होते हैं, उन सभी प्रकार के रोगों में WBC की वृद्धि हो जाती है। अगर हमें ये पूछ लिया जाए कि ब्लड कैंसर एक प्रकार की बीमारी है और ऑप्शन में हमें ल्यूकोमिया नामक दे रखा है, तो अपन कह सकते हैं कि ल्यूकोमिया एक प्रकार की ब्लड कैंसर नामक बीमारी होती है। अब चर्चा करेंगे अपन WBC में क्या होता है और क्या नहीं होता है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि समस्त प्रकार के जो रक्त कणिकाएं होती हैं इनमें 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक होता है केंद्रक और एक होता है HB, बोले तो हीमोग्लोबिन वर्णक। केंद्रक और हीमोग्लोबिन वर्णक के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जहाँ पर ये उपस्थित होता है वहाँ पर HB वर्णक उपस्थित नहीं होता है, और जहाँ पर HB वर्णक उपस्थित होता है वहाँ केंद्रक उपस्थित
नहीं होता है। लेकिन मैं चर्चा करूंगा WBC के बारे में। WBC के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि WBC में केंद्रक उपस्थित होता है। WBC में केंद्रक उपस्थित होता है तथा HB वर्णक क्या होता है भाई साहब, अनुपस्थित होता है। WBC में केंद्रक उपस्थित होता है और HB वर्णक अनुपस्थित होता है। HB वर्णक की अनुपस्थिति के कारण, HB वर्णक की अनुपस्थिति के कारण WBC का जो रंग होता है वो कैसा होता है भाई साहब, श्वेत होता है। कैसा होता है, श्वेत होता है, या फिर मैं कह सकता हूं कि रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है। किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें कलर या रंग नहीं होता है। मैं बात करूंगा WBC में HB वर्णक अनुपस्थित होता है। HB वर्णक की अनुपस्थिति के कारण WBC का रंग श्वेत या रंगहीन होता है और WBC में केंद्रक उपस्थित होता है। बात ही होती है कि सर हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने का जो कार्य केवल और केवल जो करने वाली जो रक्त कणिकाएं जो होती है वो WBC होती है। आपने कभी सुना होगा कि एड्स का जो रोगी होती है, एड्स का जो रोगी होता है वो कभी भी जिंदा नहीं रहता। एड्स का जो रोगी होता है वो कभी भी जिंदा नहीं रहता। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि वो क्यों जिंदा नहीं रहता। वो क्यों जिंदा नहीं रहता, क्योंकि हमारे शरीर में केवल और केवल रोगों से लड़ने की या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने की या रोगाणु से लड़ना, कीटाणु से लड़ने का जो कार्य करती है वो केवल और केवल कौन करती है, WBC। और WBC यानी कि जो एड्स में जो वायरस होता है HIV वायरस, ये HIV जो वायरस होता है डायरेक्ट जैसे ही अपना प्रभाव दिखाएगा, प्रभाव दिखाते ये WBC को सबसे पहले नष्ट करता है। अब WBC को नष्ट कर दिया तो बाकी का क्या बचा है कि यार ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करने का जो कार्य करता है वो तो कौन करता है, WBC। इसने डायरेक्ट पहले उसको ही नष्ट कर दिया। उसको नष्ट करने के बाद में कह सकते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु होना संभव होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि HIV वायरस सबसे पहले किसको मारता है, WBC को। अब बात करते हैं अपन WBC जो होती है ये भी दो प्रकार की होती है। WBC जो होती है ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है कणिका में WBC और एक होती है कणिका में WBC। कणिका में जो WBC होती है इससे मैं ग्रेनुलोसाइट भी कह सकता हूँ। कणिका में जो होती है इसे मैं ग्रेनुलोसाइट भी कह सकता हूँ। ग्रेनुलोसाइट WBC भी कह सकता हूँ। कणिका में WBC के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ कि कणिका में जो WBC होती है ये तीन प्रकार की होती है। एक होती है इओसिनोफिल्स, एक होती है बेंजोफिल्स और एक होती है भाई साहब न्यूट्रोफिल्स। कणिका में जो WBC होती है इसे अपन ग्रेनुलोसाइट भी कह सकते हैं। सॉरी, कणिका में जो होती है उसे अपन ग्रेनुलोसाइट भी कह सकते हैं। और ये तीन प्रकार की होती है। एक होती है इओसिनोफिल्स, एक होती है बेंजोफिल्स और एक होती है न्यूट्रोफिल्स। मैं बात करूंगा कणिका में बोले तो ग्रेनुलोसाइट जो होती है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई साहब, दो प्रकार की। एक होती है मोनोसाइट, कौन सी होती है, मोनोसाइट। और एक होती है लिम्फोसाइट, कौन सी होती है, लिम्फोसाइट। एक होती है मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के बारे में भी अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि लिम्फोसाइट भी दो प्रकार की होती है। एक होती है टी लिम्फोसाइट और एक होती है बी लिम्फोसाइट। एक होती है बी लिम्फोसाइट। WBC दो प्रकार की होती है। WBC दो प्रकार की होती है, एक होती है कणिका में, एक होती है अकणिका में।
कणिका में ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी भी कह सकते हैं, एकणिका में को एग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी भी कह सकते हैं। ग्रेनुलोसाइट जो डब्ल्यूबीसी होती है 3 प्रकार की होती है, एक होती है यूसियानोफिल्स, एक होती है बेंजोफिल्स और एक होती है वैसा न्यूट्रोफिल्स। तथा एकणिका में के बारे में एग्रेनुलोसाइट के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो कह सकता हूँ कि एग्रेनुलोसाइट जो होती है ये 2 प्रकार की, एक होती है मोनोसाइट और एक होती है वैसा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो कह सकता हूँ कि लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, एक होती है टी लिम्फोसाइट और एक होती है बी लिम्फोसाइट। हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है रोगों से लड़ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देना, यानी सिंपल सी बात अपन ये कह सकते हैं कि शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करने का जो कार्य करती है वो कौन सी करती है? डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी में एंटीबॉडी का निर्माण करने का जो कार्य करती है वो कौन सी लिम्फोसाइट करती है भाई साहब? टी लिम्फोसाइट करती है। टी लिम्फोसाइट जो होती है डब्ल्यूबीसी को एंटीबॉडी का निर्माण करने का कार्य करती है। और बी लिम्फोसाइट के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट को सहारा प्रदान करती है, टी लिम्फोसाइट को सहारा देती है, अंगुली करती है कि तू जा लड़ मैं तेरे साथ हूं। यानी कि टी लिम्फोसाइट को सहारा प्रदान करने वाली जो लिम्फोसाइट होती है वो कौन सी होती है? बी लिम्फोसाइट होती है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि एड्स का रोगी मरता है, और मरता एच में कौन सा वायरस होता है? HIV वायरस। ये HIV वायरस सबसे पहले ये किस पर हावी होता है? टी लिम्फोसाइट पर। अगर ये टी लिम्फोसाइट को मार देता है तो डब्ल्यूबीसी स्वतः ही मर जाती है। डब्ल्यूबीसी मर गई तो व्यक्ति का मरना संभव हो जाता है, क्योंकि शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? ये डब्ल्यूबीसी ही करती है। अब ध्यान देना, मैंने आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में चर्चा की, अब चर्चा करते हैं अपन प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं इसे पट्टिकाणु, बिंबाणु और थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जा सकता है। प्लेटलेट्स को पट्टिकाणु, बिंबाणु तथा थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जा सकता है। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि सर प्लेटलेट्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है। प्लेटलेट्स जो होता है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? प्लेटलेट्स की उत्पत्ति के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि प्लेटलेट्स की बाल्य अवस्था हो चाहे वयस्क अवस्था हो, प्लेटलेट्स की उत्पत्ति के बारे में अगर मैं चर्चा करूं, चाहे वो बाल्य अवस्था हो चाहे वो वयस्क अवस्था हो, दोनों में जो प्लेटलेट्स की जो उत्पत्ति होती है, प्लेटलेट्स की जो उत्पत्ति होती है वो केवल और केवल जो होती है वो लाल अस्थि मज्जा से ही होती है। प्लेटलेट्स की जो उत्पत्ति होती है, चाहे वो बाल्य अवस्था हो चाहे वो वयस्क अवस्था हो, दोनों में ही इनकी जो उत्पत्ति होती है वो केवल और केवल कहाँ से होती है? लाल अस्थि मज्जा से ही होती है। बात करेंगे अपन प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है, प्लेटलेट्स की संख्या होती है, संख्या के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो होती है 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख, 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख प्रति mm³ रक्त में होती है। प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख प्रति mm³ रक्त में होती है। अगर मैं चर्चा करूं इनके जीवन काल के बारे में, इसके जीवन काल के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि इनका जो जीवन काल होता है वो 3 से लेकर 7 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 3 से लेकर 7 दिन का होता है। सबसे पहले बात ये होती है सर प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है। प्लेटलेट्स पट्टिकाणु, बिंबाणु या जो थ्रोम्बोसाइट होती है इसका कार्य होता क्या है? इसके कार्य के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं, मैंने आपको एक बात बताई थी कि शरीर में किसी न कारणवश व्यक्ति के शरीर में रक्तस्राव हो ही जाता है। डिलीवरी के समय होना या कहीं पर कट फट गया तब होना, एन एक्सीडेंट के कारण किसी न किसी कारणवश व्यक्ति का रक्तस्राव हो जाता है। तो रक्तस्राव होने के बाद में उस रक्तस्राव को रोकना और रक्त का थक्का बनाए रखना भी बहुत जरूरी होता है।
तो रक्त का थक्का बनाए रखने के लिए उत्तरदायी जो रक्त कणिकाएं जो होती है वो कौन सी होती है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती है हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाए रखने का कार्य करती है। रुधिर का थक्का बनाए रखने का जो कार्य करती है वो कौन सी करती है? प्लेटलेट्स। अब बात होती है सिर्फ प्लेटलेट्स से, ये होती क्या है? प्लेटलेट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि डेंगू जो बीमारी आई थी, डेंगू एक महामारी के रूप में आई थी, कि डेंगू जो बीमारी आई थी, इससे डेंगू बीमारी में प्लेटलेट्स की संख्या ही कम होती है। डेंगू जो होता है, डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या ही कम होती है। और कहा जाता है कि 1.5 लाख से नीचे, 1.5 लाख से नीचे मतलब कि 90,000 तक अगर आ जाती है, 90,000 तक आने के बाद में व्यक्ति की जो हालत होती है वो गंभीर अवस्था में हो जाती है। और डेंगू कि अगर अपन वर्दी के बारे में चर्चा करें कि सर ये जो प्लेटलेट्स की वर्दी के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो कह सकते हैं जैसे किसी प्रकार का बकरी वगैरह का दूध होना, पपीता वगैरह को खाने से ये जो प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, ये हमारा वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना। आगे का अपन कल देखते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।